वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को जब से यूएसए ने अरेस्ट किया है, हर जगह सिर्फ एक चीज की चर्चा हो रही है कि यूएसए की नजर किस पे है। क्या यूएसए की नजर सिर्फ वहां के तेल भंडार पर है? क्या वहां के ऑयल पर, क्रूड ऑयल पर सिर्फ यूएसए की नजर है? क्या सिर्फ इसलिए प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया गया है कि जिसके बाद वहां यूएस का कब्जा हो जाएगा और प्राइवेट कंपनीज जो है वहां स्टैब्लिश हो जाएगी और वहां से जो आमदनी होगी उससे यूएसए का उद्धार होगा? लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वह हैरान कर देने वाली है। सिर्फ मामला क्रूड ऑयल या तेल का नहीं है। यूएसए तो वैसे भी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, मतलब यूएसए के कोई आसपास भी नहीं है। यूएसए प्रतिदिन 20 मिलियन बैरल अगर जो ऑयल है प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके बाद सऊदी अरेबिया सीधा 10 मिलियन है, मतलब सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसर है यूएसए। तो यूएसए को वेनेजुएला की जरूरत क्यों? और जिस टाइम पर यूएसए बोलता है कि हम शांति का संदेश लेके आ रहे, उस टाइम पर वो ऐसा क्यों करेगा? एक जो हेड ऑफ स्टेट है उसको उठाकर लेकर आकर अपने यहाँ हिरासत में रख लेगा। ये पूरी जो लड़ाई है वो सिर्फ क्रूड ऑयल की नहीं है या ऑयल की नहीं है। जो दिखाया जा रहा है सिर्फ कि ऑयल ऑयल ऑयल, ये ऑयल की लड़ाई है। नहीं, ऑयल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है सुपर पावर बनने की। आपका सवाल होगा कि वेनेजुएला से क्या लेना देना, उससे कौन सा जो है यूएस से सुपर पावर नहीं बनेगा या बनेगा, वो ऐसी क्या अहमियत रखता है? तो यहाँ जो बात है वो है डॉलर की। और ये पुरानी दुश्मनी चलती आ रही है 1998 से। कैसे वेनेजुएला बीच में अड़ंगा बना रहा था और अड़ंगा बन रहा था, जिसकी वजह से यूएसए जो था वो बार बार उसके डॉलर के दाम जो गिरते जा रहे थे, क्योंकि जो लेन देन होने लगा था उसके लिए और करेंसीज आ गई थी। और जो यूएसए ने सैंक्शंस लगा रखे थे उसके खिलाफ भी लोगों ने रास्ता ढूंढ लिया था। मतलब यूएसए बोलता था भाई डॉलर में काम करना है, लेकिन जो बाकी स्टेट्स थे जिनके पास क्रूड ऑयल था वो डॉलर के अलावा और भी करेंसीज में काम करना शुरू कर दिए थे। वेनेजुएला पहला देश था जिसने ये शुरू किया और बगावत शुरू की, जिसके बाद यूएसए को डर था क्योंकि सुपर पावर तो वही बनेगा जिसका डॉलर स्ट्रांग होगा। और एक तरह से डॉलर कमज़ोर हो जाता अगर वेनेजुएला पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाता रशिया और चाइना पे। इसी का डर सता रहा था। एक सख्त मैसेज देना चाह रहा था कि जो भी हमारे डॉलर पर नज़र रखेगा, असली मुद्दा तेल था ही नहीं, असली मुद्दा डॉलर था। और मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि कैसे ये पूरा जो नेटवर्क है, शुरुआत होता है 1998 से और अब तक ये लड़ाई कैसे चली, कैसे यूएसए की कंपनी को बाहर निकाल फेंक दिया गया, फिर बाद में रशिया के साथ कैसे क्लोज हो गया, चाइना के साथ वेनेजुएला के कैसे रिश्ते थे, और धीरे धीरे डॉलर पे जो डिपेंडेंसी थी वो कैसे ख़त्म हो रही थी, जिसका डर बार बार ट्रम्प को सता रहा था। और एक तरह से जिसकी करेंसी पावरफुल है वही सुपर पावर है, और चाइना कहीं ना कहीं यही कोशिश कर रहा है कि उसकी करेंसी पावरफुल बने। जो लेन देन है, जो जितने भी देश में जो ऑयल का लेन देन है, वो एक तरह से युआन में हो, जो चाइनीज़ करेंसी में, वो भी लगा हुआ है। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ट्रम्प और यूएस सरकार पीछे होती जाएगी, डॉलर के दाम गिरते जाएंगे, और डॉलर जो है आपको सुपर पावर बनाए रखा था, धीरे धीरे आप सुपर पावर के रेस से पीछे हट जाओगे। तो क्या है पूरी कहानी, डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा कि पहली लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट आई 1998 में, जिसके जो प्रेसिडेंट थे हुगो चावेज, जिन्होंने पहली बार बगावत की यूएसए के खिलाफ। तो कैसे शुरुआत हुई वेनेजुएला में, यूएसए के खिलाफ बगावत हुई। उसके बाद 2 बड़ी कंपनियां, एक्सो मोबिल और शेवरॉन, ये 2 बड़ी कंपनियां हैं जो सबसे ज़्यादा ऑयल जो है निकालती है, प्रोड्यूस करती है। वो 2 कंपनियां वेनेजुएला में थी और उसको वेनेजुएला से निकाल बाहर फेंक दिया जाता है। और ये 2 कंपनियों में से एक कंपनी जो है एक्सा मोबिल, इसका नाम जुड़ता है ट्रम्प के साथ कि इलेक्शन में ट्रम्प को ऑयल कंपनीज ने इनडायरेक्ट वे में फंड किया, जो कि फंड इसलिए किया गया था कि जब ट्रम्प सरकार में वापस आएगा तो वेनेजुएला से जिन कंपनियों को निकाला गया था वापस से उन कंपनियों को वहाँ स्टैब्लिश कराएगा। तो एक कंपनी का नाम याद रखिएगा। जो दूसरा टॉपिक है वो है एक्सन मोबाइल और शेवरॉन। जो तीसरा है, ये क्या सिर्फ पूरा जो खेल चल रहा है, जो पूरी लड़ाई चल रही है, सिर्फ क्या पेट्रोल के लिए? नहीं, पेट्रो डॉलर सिस्टम। ये पेट्रो डॉलर सिस्टम क्या है, ये सिस्टम पे डिस्कस करेंगे कि कैसे पेट्रोल जो है वो डॉलर को मजबूत बना रहा था। अगर वो इनके हाथ से चला जाता तो डॉलर धीरे धीरे घटता। और क्यों? क्योंकि पूरा जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो डॉलर में होता था। तो एक तरह से जो वेनेजुएला है वो पहला ऐसा देश बना जिसने खुलकर जो यूएस गवर्नमेंट है और डॉलर का विरोध किया और डॉलर में कह दिया कि हम नहीं करेंगे भाई डॉलर में ट्रेड। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन से वो लोग थे जो ट्रम्प के साथ, पहले तो प्राइवेट कंपनीज में थे,
वो ट्रंप के साथ सेक्रेटरीट बने और ट्रंप के पार्टी और गवर्नमेंट में इन्वॉल्व हुए और ऑयल पर कंट्रोल करने के लिए ट्रंप को गाइड करने लगे, जिसके बाद ट्रंप ने इतना बड़ा एक्शन लिया। और सबसे लास्ट आखिर का एक सवाल, क्या अब यूनाइटेड नेशन और बाकी जो इतने सारे संस्थान हैं, नाटो वगैरह, सब सो रहे हैं? क्या दिख नहीं रहा है कि किस तरह से किसी एक स्टेट ऑफ हेड को आप उठाकर लेके आ रहे हो, अरेस्ट कर अपने पास रख रहे हो? क्या ये क्राइम किसी को दिख नहीं रहा? अब यूएसए ने तो बोला है कि ये ड्रग्स का कारोबार, और आपका लॉ वहाँ कैसे मैटर करेगा? आपके देश में अगर ड्रग आ रहा है, आप उसे नहीं रोक पा रहे हो, तो आप वहाँ के ही हेड को उठाकर लाओगे, अपने अरेस्ट कर लोगे। तो ये इन सब चीज़ों पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे 1998 की, जब वेनेजुला में एक लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट सत्ता में आई, जिसके चीफ थे हुगो चावेज। हुगो चावेज जो थे, उनका 4-5 मुद्दा था। पहला था कि जब मैं सत्ता में आऊँगा तो जितनी भी बाहर की कंपनियाँ हैं उनको खदेड़ दूंगा, जितनी भी स्टेट्स कंपनी है, मतलब जो वेनेजुला में जितनी कंपनीज हैं उनको 90% प्रायोरिटी दिया जाएगा, उनको ज़्यादा स्टेक दिया जाएगा बिजनेस करने का, ऑयल निकालने का, क्रूड ऑयल में उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि हमारा जो डिपेंडेंसी है यूएसए से, वो हम खत्म कर देंगे। इस बात पर वो इलेक्शन लड़ते और वो जीत कर भी आते हैं। और 6 दिसंबर 1998 को हुगो चावेज जो राष्ट्रपति चुने जाते हैं, उनका सीधा सीधा था, जो ऑयल है वो वेनेजुला के लोगों का है, किसी बाहरी का नहीं। तो यूएसए और बाकी जितने लोग हैं, एंटी कैपिटलाइजेशन, फिर एंटी यूएसए सेंटीमेंट बहुत हाई था, तो धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारे सैंक्शंस लगाना शुरू कर दिए, उन्होंने बहुत सारे बैन लगाना शुरू कर दिए और एक नियम बनाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि जो ऑयल इंडस्ट्री थी उसमें यूएसए और यूरोपियंस का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था। अब 1999 में इन्होंने नया संविधान लाया, उस संविधान को इन्होंने लागू कर दिया और उसमें नेचुरल रिसोर्स पर सीधा सीधा लिख दिया गया कि इस पे पहले स्टेट का पूरा कंट्रोल रहेगा। अब स्टेट का कंट्रोल हो गया तो यूएसए को पता चल गया कि भाई अब यहाँ से निकलना पड़ेगा, ये एक सीधा सिग्नल है। इसके बाद अब यूएसए की कंपनीज की वहाँ इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम हो रही थी। अब 2001 में पहला बड़ा झटका दिया जब इन्होंने हाइड्रोकार्बन लॉ ला दिया। अब नवंबर 2001 की बात है, जब हाइड्रोकार्बन लॉ आया तो उसमें बताया गया कि 100% ओनरशिप किसी भी बाहरी कंपनी, किसी भी फॉरेन कंपनी को नहीं मिलेगी। फॉरेन कंपनी कौन थी? यूएसए की और यूरोपियंस कंपनी थी। अब उसमें जो वेनेजुला है उन्होंने एक कंपनी को, स्टेट कंपनी को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था PDVSA। अब ये क्या था कि इनके साथ ही आपको बिजनेस करना है और मेजॉरिटी रॉयल्टीज जो है वो देनी पड़ेगी आपको, कंपलसरी है, इनका परसेंट ज़्यादा होगा और जो बाहर की कंपनीज हैं उनका जो स्टेक है वो कम होगा। अब देखिए, पहले से तो बहुत सारी यूएस की कंपनी वहाँ बैठी ही थी, उनकी फैक्ट्रीज भी लगी थी। अब उन पे प्रेशर आ गया था कि तुम्हें भाई उस देश की जो कंपनी उनके साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी और उनको ज़्यादा स्टेक देना पड़ेगा। अब ऐसे में पहले जो था वो 16% देना पड़ता था जो कंपनीज थी, स्टेट मतलब जो उस स्टेट की कंपनी थी वेनेजुला के। अब प्रॉब्लम बढ़ गई थी, अब था 30% देना था। 30% देना था तो यूएसए की कंपनीज नाराज़ होने लगी, जितनी भी कंपनीज हैं, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन नाराज़ होने लगे। इसके बाद जो यूएसए है वो दबाव बनाना शुरू कर दिया वेनेजुला पर, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब क्या हो गया कि टर्निंग पॉइंट आया 2002 में, कॉप अटेम्प्ट बोला जाता है जिसे। चावेज को 2 दिन के लिए गद्दी से हटा दिया जाता है। यूएस अपनी पूरी ताकत लगा देती है और चावेज को 2 दिन के लिए गद्दी से हटा देते, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। और बताया जाता है कि यूएसए की इस हरकत के बाद और जो ज़्यादा चावेज है एग्रेसिव हो गया। अब बोला कि अब तो इनकी सुनी ही नहीं जाएगी। अब 2003 का आता है, 2 दिन के लिए चावेज को हटाया जाता है, लेकिन चावेज जो है वापस से सत्ता में रिटर्न आ जाते हैं। अब 2003 में जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, जो कंपनी थी स्टेट की PDVSA, अब उसको नुकसान पहुंचा क्योंकि वो देख रहे थे कि कंपनी में जो यूएसए के लोगों ने वर्कर्स को चढ़ा दिया और वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए सरकारी कंपनी में। अब चावेज ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, बोला जो लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं ना, 18,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। अब इसके बाद यूएसए को लगा कि अब तो जो देश में अस्थिरता आ जाएगी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, नौकरी नहीं होगा, तो लोग इसके खिलाफ खुद बोलेंगे। लेकिन नहीं, उल्टा हुआ। यहाँ प्रोडक्शन तो गिरा, मतलब तेल का, ऑयल का प्रोडक्शन तो गिरा, लोगों की नौकरी की, लेकिन यहाँ से चावेज का कद बढ़ गया और कंट्रोल बढ़ गया कि चावेज किसी के सामने झुकने वाले नहीं थे। अब इसके बाद आता है समय 2004 और 2005 का। यूएसए की कंपनियों पर दबाव बनाया गया
कि यहाँ से हट जाओ भाई अपनी ऑयल फर्म्स, या तो नया जो टर्म है उसे एक्सेप्ट कर लो। नया टर्म एक्सेप्ट करते अगर 30% स्टेट कंपनी को देते तो उसमें फ़ायदा मुनाफा जो हो रहा था वो घट जाता, और एक तरह से इनकी कंपनी लगाई हुई है, सब कुछ सेटअप इनका है, और ये 30% किसी और को दे तो कहीं से भी वाजिब नहीं था, जिसको लेकर बहुत सारे जो कंपनीज थे वो चले गए। कुछ ने एक्सेप्ट कर लिया, चलो ठीक है, कुछ ने एक्सेप्ट कर लिया, कुछ वहाँ से निकल कर चले गए। अब लेकिन वो गए तो उनके ऊपर बैन लगा दिया, वो अपनी इंडस्ट्री को वैसे ही छोड़ के गए और ना उनको बेचने दिया गया। अब 2006 में नेशनलाइजेशन का ऐलान हुआ, 1 मई 2006। चावेज ने पहले बार जो है मेजर ऑयल प्रोजेक्ट्स को जो था वो नेशनलाइज किया, यूएस कंपनियों को माइनॉरिटी स्टेक पर ला दिया। मतलब जहां यूएसए 70% था, अब यूएसए का जो परसेंट है वो 20 हो गया, और जो 80% था वो हो गया वेनेजुला की जो कंपनीज थी उनके पास चला गया। अब ऐसे में क्या हो गया कि जो यूएसए की टॉप 2 कंपनी थी, जिसका मैंने स्टार्टिंग में नाम लिया था, एक्सॉन मोबाइल जो यूएसए की कंपनी थी, कॉनको फिलिप्स जो यूएसए की कंपनी थी, इन दोनों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। इसके बाद जो शेवरॉन था, मैंने शेवरॉन के भी बारे में आपको बताया था शुरुआत में, एक्सो मोबाइल और शेवरॉन, तो शेवरॉन को भी हुआ नुकसान, लेकिन इन दोनों का सबसे ज़्यादा हुआ, तीसरे नंबर पर शेवरॉन था, उसे भी नुकसान हुआ। अब क्या होगा कि 2007 में यूएस कंपनियों को बाहर निकलना पड़ा, और उसमें सबसे बड़ी कंपनी थी एक्सॉन मोबाइल और कॉनफ्लिंस। ये लोग अब हार मान गए, भाई अब पैसा ही नहीं आ रहा है, पूरा गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, वेनेजुला चाह ही नहीं रहे, वहाँ के लोग नहीं चाह रहे, वहाँ की गवर्नमेंट नहीं चाह रही कि हम यहाँ काम करें, तो अब रुक के क्या फ़ायदा, और पैसा ही नहीं आ रहे, सबसे मेन चीज़। चावेज सरकार ने उनके एसेट्स को जब्त कर लिया, बोला कि भाई तुम फैक्ट्री जो है वो लेके नहीं जा सकते वापस, बोले कि अब तुम्हें फैक्ट्री यहीं रखनी पड़ेगी, तुम जा सकते हो। उनको एक तरह से बैन था, और उसके बाद वो लोग देश छोड़ दिया उस कंपनी ने। 2008 में पहला इंटरनेशनल लीगल वॉर शुरू हुआ। अब इसके बाद अब तिलमिला गया था यूएस से। अब कंपनी जो है एक्सॉन मोबिल और कॉनॉक फिलिप्स जो है वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के लिए चली गई, और उन्होंने चावेज के खिलाफ और सरकार के खिलाफ जो केस किया, इसमें चावेज ने जवाब दिया कि भाई जो कंपनी हमारी शर्तों पर नहीं काम करना चाहती वो देश छोड़कर जा सकती है, और वो अपने अपने जो स्टैंड था उस पर वो कायम थे। उस दबाव बनाया जा रहा था यूएसए की तरफ से, लेकिन उस दबाव में वो नहीं आ रहे थे। 2010 में यूएसए ने पूरी तरह से वहाँ से अपनी कंपनियों का जो पूरा करा धरा था वो समेट लिया, और पूरी कंपनी जो है वो बाहर निकल गई। तो एक तरह से यूएसए का जो इन्फ्लुएंस था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब चावेज ने जो ऑयल डील थी वो किससे करना शुरू कर दी, रूस, चाइना और ईरान से। ये कट्टर दुश्मन यूएसए के। अब यूएसए की कंपनी का रोल भी मिनिमल कर दिया था एकदम, अब आ गए थे जहाँ 30% था वहाँ से यूएसए की कंपनी 5% हो गई। तो ऐसे में अब यूएसए वहाँ रुकता तो यूएसए का और घाटा और बेइज्जती हो रही थी। अब ऐसे में इसने डील शुरू कर दी रूस, चाइना और ईरान के साथ। अब ये सब चीज़ें तो थी, ये सब चीज़ चल रहा था। अब यूएसए को खटक रही थी बातें कि अरे यार एक समय ऐसा था कि इनकी ताकत नहीं थी कि हमारे सामने आंख उठा सके, ये हमारे दुश्मन देशों के साथ वो कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं कि ये, और वो भी हमारे देश से सटा हुआ इनका देश है, फिर भी इनके अंदर इतनी हिम्मत। अब इसके बाद क्या होता है, 2012 में जो है आखिरी चुनाव होता है, उसमें चावेज जो है फिर जीत जाते हैं, और यूएसए पूरी ताकत लगा देता है उन्हें हराने में, लेकिन फिर भी चावेज सत्ता में रिटर्न आ जाते हैं। और चावेज के आने के बाद ये जो सत्ता में एक और नाम सामने आता है वो है मदुरो का, जो हाल फिलहाल में जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया, निकोलस मदुरो का। अब क्या हो गया कि मदुरो को सत्ता में लाया गया, वो पहले मिनिस्टर बनते, मिनिस्टर के बाद वो वाइस प्रेसिडेंट बनते, और 5 मार्च 2013 तक जो है 2013 के पहले चावेज की मौत हो जाती है। तो चावेज का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था, मदुरो। और मदुरो भी वैसा ही था जैसा चावेज थे वैसे ही था, लेकिन ज़्यादा एग्रेसिव। मतलब चावेज तो आप बोलिए 50% एग्रेसिव था, ये तो 90% एग्रेसिव आदमी था। इसे तो यूएस से ज़रा भी नहीं पसंद था, और ये वाइस प्रेसिडेंट था तो बड़ा खास था उनका चावेज का। अब मदुरो आ गया सत्ता में, इसके बाद से उसने तो सीधा कॉन्फ्लिक्ट कर दिया। पहले से ही टॉक्सिक रिलेशन था दोनों के बीच में, यूएसए और चावेज के बीच में। इसने सीधे बोल दिया कि भाई यूएसए की जितनी कंपनियां सब बैन। अब जिसके बाद जितनी भी बड़ी कंपनियां थी वो और ज़्यादा टेंशन में आ गई, यार ये हमें बैन कर देगा तो फिर इसके पास तो बड़ा ऑयल रिजर्व है, अब इससे तो हमारा नुकसान होने वाला है। अब ये यूएसए की नज़र में आ गया था कि भाई ये, हमें तो लगा था कि ये चावेज से थोड़ा सा हल्का होगा, थोड़ा सा हल्का हाथ रखेगा, लेकिन ये तो उससे भी ज़्यादा निकल गया। तो निकोलस मादुरो की एंट्री हो जाती है, और 2013 में वो अपना कार्यकाल जो है शुरुआत करता है। तो ऐसा नहीं था कि इसका कार्यकाल बहुत ईजी था। अब ये
बताया जाता है कि चावेज की मौत जो है कैंसर से हुई थी और उसके बाद इकोनॉमिक भी थोड़ी सी गड़बड़ा गई थी क्योंकि यूएसए ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए थे। अब क्या हो गया कि धीरे धीरे ऑयल का जो प्राइस था ना ग्लोबल मार्केट में गिरने लगा। ऐसे में वेनेजुला जो था वो पूरा ऑयल डिपेंडेंट था। फिर उस वहाँ भी मार्केट गिरा, वहाँ इन्फ्लेशन आया, शॉर्टेज आया, खाने पीने दवा दारू हर चीज़ में जो है वहाँ देखने को मिला कि वहाँ कमी आ रही है, लोग परेशान हो रहे, पावर कट्स होने लगा। यूएसए ने फिर पहली बार कहा कि ये सोशलिज्म का फेलियर है, सोशलिज्म का फेलियर है। तो इस पर उन्होंने कहा कि आप हमारे अंदरूनी मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप मत कीजिए, आपका इंटरफेरेंस हमें नहीं चाहिए। अब 2015 में यूएसए का पहली बार बड़ा सैंक्शन आया, किसके खिलाफ? वेनेजुला के खिलाफ, मार्च 2015। अब बराक ओबामा उस समय थे और बराक ओबामा का एडमिनिस्ट्रेशन था, तो वेनेजुला को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट घोषित कर दिया गया कि भाई ये हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, जिसके बाद उन पे सैंक्शन लगाए गए, उनका ऑफिशियल्स वीज़ा बैन कर दिया गया, उनके एसेट्स फ्रीज कर दिए गए। अब इसमें मादुरो जो थे वो भी झुकने वाले नहीं थे। उन्होंने बोला यूएसए जो है वो इकोनॉमिक वॉर करना चाहता है वेनेजुला के साथ, पहली बार ये चीज़ खुद उन्होंने कही मादुरो ने। अब इसके बाद 2017 में डेमोक्रेसी को लेकर टकराव हो गया। अब मादुरो ने पार्लियामेंट में नेशनल असेंबली को साइडलाइन कर दिया और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई, जिसको अपोजिशन बोले ये तो भाई डिक्टेटरशिप है, ऐसा कैसे कर सकता है, तुम अपोजिशन को साइडलाइन कैसे कर सकते हो, और वापस से तुमने न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी। अब क्या हुआ कि इसमें प्रोटेस्ट हुआ, इसमें 100 से ज़्यादा लोग मारे गए और यूएसए और यूएई या ईयू यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो एक साथ आ गए और उन्होंने बोला कि इंडिविजुअल सैंक्शंस और बढ़ा दो। ये कहीं से भी मजबूत हो ही नहीं पाया और ज़्यादा सैंक्शंस बढ़ा दिए गए कि भाई तुम इनसे कोई देश इनके साथ बिजनेस नहीं कर सकता, कोई देश इनके साथ काम नहीं कर सकता, इतने सारे सैंक्शंस लगा दिए। लेकिन इससे भी डरने वाला नहीं था वेनेजुला और ना झुकने वाला था। 2018 में सबसे कंट्रोवर्शियल इलेक्शन हुआ। अब 20 मई 2018 आ जाता है और उसमें मादुरो जो है वो फिर से राष्ट्रपति बन जाते हैं, लेकिन बड़े लोअर मार्जिन से, मतलब मार्जिन बड़ा कम था। अब इसके बाद यूएसए और यूएई और लैटिन अमेरिका ने इस इलेक्शन को ही रिजेक्ट कर दिया, बोला कि हम इस इलेक्शन को मानते ही नहीं और ये जो है पूरा जो इलेक्शन है वो करप्शन पर हुआ है और इसको करप्शन इलेक्शन में छेड़छाड़ हुआ है। इसके बाद 2019 में गुआन ग्वादियो, ये नाम याद रखिएगा, गुआन ग्वादियो ने इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा, मदुरो के खिलाफ, और अपोजिशन लीडर जो खुद थे वो अपने आप को इंटरिम प्रेसिडेंट घोषित कर दिए, बोले कि भाई मैं प्रेसिडेंट हूँ, ये इलेक्शन जो है करप्शन से हुआ है, ये इलेक्शन सही तरीके से नहीं हुआ है। यूएसए ने ग्वादियो को रिकॉग्नाइज भी कर दिया, बोला हाँ यही प्रेसिडेंट है, बोला ले झगड़ा चल रहा है और बोल दिया कि यही प्रेसिडेंट है, हम इसे प्रेसिडेंट मानते हैं। जिसके बाद यूएसए ने वेनेजुला का जो एसेट जो फ्रीज किया था उसको हटा दिया, उस पर से सैंक्शंस हटा दिए गए, जो ऑयल कंपनी थी उन पर से जो कंट्रोल था वो छीन लिया गया, ऑयल एक्सपोर्ट पर सबसे बड़ा झटका लगा। अब ये सब चीज़ें हो रही थी और ट्रंप ने बड़ा दाव किया 2020 में, मार्च 2020 में उसने कहा कि अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे मादुरो, उसको खिलाफ 15 मिलियन बॉन्टी का वो रख दिया, इनाम रख दिया कि भाई ये आरोपी है, ये क्रिमिनल है, ये भागा हुआ क्रिमिनल है। उसके ऊपर आरोप लगाया नार्को टेररिज्म का, ड्रग ट्रैफिकिंग का और कई आरोप लगाए। और मदुरो ने कहा कि ये तो भाई डिक्टेटरशिप है, मैं कौन सा क्रिमिनल हूँ, ये तो यूएस से ज़बरदस्ती मुझे पाब्लो एस्कोबार बनाना चाहती है और मुझे ज़बरदस्ती अरेस्ट करना चाहती है, और इनका कौन सा इंटरफेरेंस मेरे देश में हो सकता है। ये सब चीज़ थी। 2021 में वापस से बाइडन आ जाते हैं। अब बाइडन आ जाते तो उनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी सॉफ्ट थी। जो बाइडन राष्ट्रपति बने 2021 में और उन्होंने सैंक्शन तो पूरी तरह नहीं हटाए, लेकिन थोड़ा जो बोलते हैं ना हल्का हाथ रख दिया, उन पे बोला जान दो, इतना इन्हें कष्ट नहीं देना है। और उन्होंने बैक चैनल से बातचीत भी शुरू कर दी, प्रिजन्स स्वैप्स भी हुए, बहुत सारे लोगों को छोड़ा गया, लिमिटेड ऑयल टॉक्स भी हुई, धीरे धीरे जो कंपनीज थी उन्हें अंदर घुसाने की कोशिश की गई कि वेनेजुला में एक तरह से ये घुस जाए। 2022 में यूक्रेन वॉर हुआ और वेनेजुला की वैल्यू बढ़ गई। फरवरी 2022 में रशिया यूक्रेन का वॉर होता है और ग्लोबल ऑयल क्राइसिस हो जाता है। अब ग्लोबल ऑयल क्राइसिस हो गया है तो वेनेजुला इसी फिराक में बैठा था कि भाई कभी तो कुछ वॉर होगा, कहीं लड़ाई होगी जिसके में ऑयल की डिमांड जो है बढ़ जाएगी, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तब हम इस मार्केट में आएंगे। यूएसए को लगा कि वेनेजुला को इग्नोर करना मुश्किल है, तो जो शेवरॉन कंपनी थी, मैंने शुरुआत में बताया था, एक्सो मोबाइल और शेवरॉन को बोला गया कि तुम लिमिटेड लाइसेंस लेके थोड़ा बहुत तेल निकाल सकते हो। इसकी अनुमति वेनेजुला ने दे दी और लेकिन बोला था कि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए। 2023 में वापस से उठते हैं मादुरो और वो सर्वाइव कर जाते हैं, बोलते हैं कि लो भाई इनकी एंट्री फिर से हो गई। अब जो
जॉन गॉडियो थे, उनका पॉलिटिकल करियर एक तरह से पूरी तरह खत्म हो गया और मादुरो जो है फिर वो है पावर में रह जाते हैं। अब उनको चाइना, ईरान और रशिया का पूरा सपोर्ट मिलता है, पूरा समर्थन। यूएसए जो है पार्शियल सैंक्शन रिलीफ दे दिया है, क्योंकि यूएसए को लगा कि भाई अब यूक्रेन का भी वॉर चल रहा है, अब इनसे दुश्मनी नहीं ले सकते, और थोड़ा सा फ्री और फेयर इलेक्शन कराने की कंडीशन पे भी मान गया यूएसए, और इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में मादुरो वापस से जीत गया। अब लोगों को समझ गया कि भाई 60 अगर 40% लोग मादुरो को पसंद नहीं करते हैं तो 50% तो पसंद करते हैं, कुछ जो आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन है वो तो पसंद करती है। इसके बिहाफ पे वो इलेक्शन जीतते हैं और वो आ जाते हैं। मादुरो फिर चुनाव जीतते हैं और वापस से नेगोशिएशन के लिए यूएस जो है बैठ जाता है और उन पर प्रेशर बनाने लगता है। ऑयल बैरिंग बहुत सारी चीज़ों को लेकर प्रेशर बनाना शुरू करता है। सबको लगता है कि अब यूएसए ने थोड़ा हल्का हाथ रखा है तो वेनेजुला भी थोड़ा सा पीछे हट जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। उल्टा चाइना से लोन ले लिया वेनेजुला ने, रशिया से सिक्योरिटी ले ली, ईरान से स्ट्रैटेजी ले ली, बाकी कंट्रीज को इन्वॉल्व कर लिया जो जो यूएसए के दुश्मन थे, और उन्हें एक तरह से प्लेटफॉर्म दे दिया कि भाई यहाँ आओ, यहाँ बिजनेस करो, यहाँ बिजनेस डील करो, यहाँ बैठ के प्लानिंग प्लॉटिंग करो यूएसए की नाक के नीचे। अब यूएसए इस बात से बहुत ज़्यादा तिलमिला गया था और यूएसए ने इस पर सैंक्शन लगाया था। तो यूएसए ने बोला था कि भाई तुम डॉलर में ट्रेड ही नहीं करते। बोलता है भाई डॉलर चाहिए ही नहीं, मुझे डॉलर में ट्रेड ही नहीं करनी। इसने चाइना से लोन लिया और चाइना उस लोन के बदले वो चाइना को ऑयल देना शुरू किया। तो एक तरह से इसको बोला गया कि ये जो है चाइना इसका एटीएम है। चाइना को ये पैसे दे, कुछ प्रोडक्ट दे रहा और उसके बदले ये पैसे ले रहा है, और चाइना इसे उसके बदले पैसे दे रहा था, ऑयल के बदले लोन एक तरह से। अब क्या होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात से बहुत चिढ़ गया था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, अब इनका जो कार्यकाल था बाइडेन का खत्म हो गया, अब बाइडेन के बाद वापस से डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री होती है। लेकिन एक चीज़ बताई गई थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन में आए तो उनको सबसे ज़्यादा जो फंडिंग करने वाले थे वो बहुत सारे ऑयल कंपनी वाले थे, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को फंड किया था इलेक्शंस में। और उसमें एक कंपनी का नाम डायरेक्ट जुड़ा था, जिसका मैंने शुरुआत में नाम बताया, एक्सॉन मोबाइल। एक्सॉन मोबाइल वही कंपनी है मोबिल जिसने शुरुआत में वेनेजुला में जिसने कंपनी स्टैब्लिश की थी, बाद में वेनेजुला से उसे भगा दिया गया, बैन कर दिया गया। उसी कंपनी ने डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन में सपोर्ट किया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और बताया जाता है कि बहुत सारी कंपनी हैं, ऑयल कंपनीज, जिन्होंने डायरेक्ट सपोर्ट किया ट्रंप को, और ट्रंप ने कहा भी था जब वो सत्ता में आ जाएंगे तो इन कंपनी के लिए राहत होगी, और ऐसा ही हुआ। ट्रंप की कोई डायरेक्ट ओनरशिप तो नहीं थी इन कंपनीज में, लेकिन इनडायरेक्टली सपोर्ट जो है इन कंपनीज की तरफ से किया जा रहा था। फिर इसमें एक अधिकारी का नाम निकल कर आता है जिसका नाम है रेक्स टिलरसन। अब रेक्स टिलरसन है कौन? ये एक्सॉन मोबाइल में सीईओ था 2006 से लेकर 2016 तक। दुनिया के सबसे पावरफुल ऑयल एग्जीक्यूटिव में से एक बताया जाता है ना। सब देखिए, दो सबसे बड़ी ऑयल कंपनी, एक सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है, दूसरे नंबर पर एक्सॉन मोबाइल का जो है, मोबिल का जो है वो नाम आता है कि दूसरे नंबर पे, और जो शेवरॉन है वो तीसरे नंबर पे। मतलब यूएसए की दो कंपनी जो है टॉप 3 में है। तो अब यूएसए जो था वो टिलरसन के साथ जुड़ जाता है, मतलब सॉरी यूएसए बोला, जो ट्रम्प था ट्रम्प के साथ टिलरसन जुड़ जाता है। टिलरसन कौन? जो सीईओ था एक्सॉन मोबिल का। अब क्या होता है, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना देते हैं ट्रम्प, इसे बोलते हैं रेक्स तू आ जा मेरी टीम में, और उसको यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना देते हैं। ठीक है, पहली बार एक्सॉन मोबिल कंपनी का सीईओ जो है उस कंपनी को छोड़ता है और यूएस स्टेट सेक्रेटरी बन जाता है। मतलब क्या था, यूएसए की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसे संभालने वाला व्यक्ति। अब इसको बना तो दिया गया, इसकी एंट्री हो गई। अब ये धीरे धीरे क्या हो गया, इसका बैकग्राउंड वैसे ही था जितने भी ऑयल कंपनी थे। अब टिलरसन ने देखा कि वेनेजुला के साथ पकड़ किसकी अच्छी है, तो उसने देखा कि वेनेजुला के साथ जो पकड़ है वो रशिया की अच्छी है। रशिया के पास जाता है और एक्सॉन डील्स करता है। एक्सॉन डील मतलब क्या, वेनेजुला में जो ऑयल है उसको निकालने के लिए और उसको रशिया से और बाकी कंट्रीज से बिजनेस करने के लिए, उसे ईजी करने के लिए। तो पहली बार एक्सॉन डील होता है और इसमें एक्सॉन मोबाइल जो है, जो जिसे वेनेजुला ने बाहर कर दिया था, पहली बार तो उस पर जो सैंक्शंस लगाए थे उसमें बातचीत करने पे राज़ी हो गया था यूएस रशिया कि हम तुम्हें वहाँ वेनेजुला में निकालने देंगे, वहाँ तुम्हारी मदद करेंगे, क्योंकि जब बातचीत अच्छी चल रही थी। लेकिन इसके उलट हुआ 2007 में, वापस से जो पूरा वो लगाया गया था इन लोग पे सैंक्शन, उसको लेकर यूएसए मान नहीं रहा था कि भाई इनसे हम क्यों डील करें, हम डायरेक्टली स्ट्रांग हैं, हम डायरेक्ट रखते हैं ना, अगर हम इनसे झुक जाएंगे इनके सामने तो आसपास के जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं वो सब सोचेंगे कि हम भी दबा सकते हैं। अब ऐसे में इनका नाम आने लगा कि
ऑयल कंपनियों से रिपब्लिकन्स ने तो सपोर्ट तो लिया है और बहुत ज़्यादा फंडिंग की है, जिसमें एक्सॉन मोबाइल और सीवरॉन एग्जीक्यूटिव्स बहुत सारे लोग शामिल है। तो ऐसे में बोला गया कि अब अगर इन कंपनियों को सपोर्ट नहीं किया गया तो फिर अगले इलेक्शन में और बाकी इलेक्शन में भी ये कंपनियां क्यों सपोर्ट करेगी इलेक्शन में। अब ऐसे में इन कंपनियों को भी स्टैब्लिश करना था, क्योंकि इससे इलेक्शन में फंडिंग आती और फंडिंग आती तो इलेक्शन जीतने में इससे मदद होती। अब इस पे जो है क्रिमिनल केस लगा दिया गया। इन सब चीज़ के बीच एक जो सबसे अहम चीज़ निकल कर आई, मतलब अब यहाँ तक तो यूएसए का इंटरनेशनली जो था इंटरफेरेंस जो था बहुत ज़्यादा वेनेजुला में बढ़ गया था, लेकिन वेनेजुला जो था वो चुप नहीं हो रहा था। अब था कि यूएसए ने एक नियम बना रखा था। नियम क्या था कि जो भी ऑयल की ट्रेडिंग होगी वो डॉलर में होगी, और उसी में इसी वजह से वो सुपर पावर था, क्योंकि जो डॉलर का दाम बढ़ रहा था उसकी डिमांड बढ़ रही थी, क्योंकि जो तेल की खरीद फरोख्त थी वो सब चीज़ तो डॉलर में हो रही थी। और इसी को लेकर रशिया और जो चाइना दोनों तिल मिलाए थे, लेकिन पहला ऐसा देश मिल गया रशिया और चाइना को जो बोल रहा था कि भाई मैं डॉलर में नहीं करूँगा। अब यहाँ से डॉलर को डर सताने लगा, मतलब यूएसए को डर सताने लगा कि अगर डॉलर धीरे धीरे भाई पैसा नहीं बढ़ेगा नहीं, मतलब अगर ऐसी जो कंट्रीज़ हैं जहाँ ऑयल सबसे ज़्यादा तेल निकल रहा है, अगर वो लोग डॉलर में लेन देन बंद कर देंगे तब तो हमारे डॉलर पर खतरा आएगा। डॉलर पर खतरा मतलब देश पर खतरा, देश पर खतरा मतलब सुपर पावर की लीज से यूएसए जो है वो बाहर हो जाएगा। अब ऐसे में वेनेजुला जो था पास की कंट्री थी और उसने शुरू कर दिया था चाइना के साथ युआन में डील कर रहा था, रशिया के साथ भी जो रशियन करेंसी है रूबल उसमें डील कर रहा था। अब ये दोनों जो डील हो रही थी इससे बहुत तिल मिला गया था, ईरान के साथ भी डील कर रहा था। अब ऐसे में एक मार्केट में मैसेज चला गया था कि भाई सैंक्शंस का भी सब्सटीट्यूट लोगों ने ढूंढ लिया है, सैंक्शन आप कितना भी लगाओ लोगों ने काम करने का तरीका ढूंढ लिया है। जैसे रशिया के ऊपर अब कितने सारे सैंक्शन लगे, लेकिन रशिया भारत के साथ भी काम कर रहा है, भारत को भी तेल दे रहा है, ऑयल दे रहा है, चाइना को दे रहा है, चाइना के ऊपर भी सैंक्शन लगाए थे, चाइना भी खुलकर काम कर रहा है। तो ऐसे में उन्हें डर लगा कि ये तो भाई साहब हमारे डॉलर को धक्का पहुंचेगा इससे। और इस पूरे जो सिस्टम का नाम था जो ऑयल ट्रेड के लिए जो ग्लोबल ट्रेड यूएस डॉलर में होता है, इसको बोलते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम। इसमें जो भी है खरीद फरोख्त जो है मैंने आपको शुरुआत में बताया कि डॉलर में करो। वेनेजुला ने सीधा कह दिया तेल डॉलर में नहीं बिकेगा। और पहला कहने वाले कौन थे? चावेज, जो सबसे पहले लेफ्टिस्ट लीडर थे जो आए थे, मैंने शुरुआत में आपको बताया था। उन्होंने शुरुआत में ही कह दिया था कि डॉलर में होगा, ऑयल ट्रेड होगा यूरो युआन और बार्टर सिस्टम को। उन्होंने बार्टर सिस्टम को बढ़ावा दिया। या यहीं से यूएसए को सबसे पहले जो है खतरा भांप लिया था यूएसए ने कि ये धीरे धीरे हमें दबा देगा। अब क्या होगा, जो इंटरनेशनल बैंकिंग थी उसके ऊपर उसका सपोर्ट ही नहीं लिया। वेनेजुला बोला कि भाई हमें नहीं चाहिए, इंटरनेशनल बैंकिंग का सपोर्ट नहीं चाहिए, हम उनके ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। उन्होंने इसके अल्टरनेट ढूंढ लिया। अल्टरनेट्स क्या थे इनके? चाइना से लोन ले लिया, रशिया से पैसा ले लिया और ईरान से सिक्योरिटी ले ली। अब यूएसए ने पाया कि इसका एक ही उपाय है कि भाई इसको जो है वहाँ से पॉलिटिकली हटाओ। ये जो लेफ्टिस्ट लीडर है ये जब तक रहेगा तब तक वहाँ के लोग और वहाँ दूसरी सत्ता नहीं आएगी तो हमारा भला नहीं होने वाला। वहाँ जो यूएसए प्रो गवर्नमेंट है, मतलब जो यूएसए को पसंद करती है जो सरकार है, उसको सत्ता में लाना चाहता है और यूएसए अपना कंट्रोल चाहता है। इसलिए उसने कोई डेमोक्रेसी सब चली गई ऐसे ही पानी में, उसने सीधा उठाया और अपने यहाँ लाकर अरेस्ट कर लिया। वैसे तो अगर ये हरकत रशिया कर देता यूक्रेन के खिलाफ, या ये हरकत चाइना कर देता ताइवान के खिलाफ, तो अभी तक जो ट्रंप है और यूएसए छाती पीटने लगते और बोलने लगते, दुहाई देने लगते कि ये कैसे कर रहे हैं, ये तो सरासर गलत है। लेकिन देखिए इससे एक चीज़ पता चलता है कि आपको पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने देश को सपोर्ट करना पूरी तरह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने देश को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से यूएसए ने इतनी धड़ल्ले से ये कर लिया। किसने कुछ कहा, किसी ने कुछ बोला, लेकिन यूएसए को उससे फर्क नहीं पड़ा। और यूएसए ने आज भी कह दिया है अगर वहाँ की सरकार नहीं मानी, हमारे साथ कॉर्पोरेट नहीं की तो हम उन पर फिर से अटैक करेंगे। तो सोचिए कितनी बड़ी बात कह दी है, खुलकर कह रहे हैं कि भाई अटैक करेंगे, देख लो अपना। अब ऐसे में जो मरता देश है क्या नहीं करता, अब पहले से इतना फंसा, इतने सैंक्शंस लगे हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ऐसे में वो शायद यूएसए की बात में आ जाए। लेकिन यहाँ एक और चीज़ हो सकती है, जैसे रशिया, चाइना और ईरान का जो सपोर्ट है, क्या पता ये सपोर्ट बढ़ जाए और वहाँ जो है यूएसए को दबदबा कायम ना करने दिया जाए, वहाँ से फिर एक नया लेफ्टिस्ट लीडर जो है वो आगे आ जाए और वो नेतृत्व करे अपने देश का और बोले कि नहीं, हमें यूएसए का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, हम चलाएंगे अपने देश को। और रशिया और चाइना वैसे ही सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे में चिंता का तो विषय है। इन सब के बीच में जो हर कोई कह रहा है कि इससे भारत को फ़ायदा क्या नुकसान, देखो भारत को फ़ायदा नुकसान तो तब होगा जब इंटरनेशनल मार्केट में
इनको लेकर फाइट होगी। देखिए रशिया किसके साथ, यूएसए की फाइट है, तो इससे भारत को तो फ़ायदा हो ही रहा है, हमें ऑयल जो है कम दामों में मिल रहा है। अगर ऐसा ही हुआ तो चाइना और बाकी कंट्रीज़ भी चाहेंगे कि हमसे लेन देन करो हमारी करेंसी में, लेकिन इंडियन करेंसी को इनसे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इंडिया अगर उनके करेंसी से ट्रेड भी कर रहा है तो इंडियन करेंसी को इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो डॉलर में कर रहा है, युआन में कर रहा है, रूबल में कर रहा है, किसी में भी कर रहा है, तो इंडियन करेंसी को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंडियन करेंसी को तब फ़र्क पड़ेगा जब हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, और हमारा पैसा जब बढ़ेगा तब उसका फ़ायदा होगा। लेकिन इन सब के बीच में क्या ये वर्ल्ड वॉर की सूरत ले रहा है? क्योंकि जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट है दो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस का और दो बड़ी बड़ी कंट्री का इन्वॉल्वमेंट है, चाइना और रशिया और ईरान का। ऐसे में तो देखा होगा आपने, जब यूक्रेन को पूरा सपोर्ट किया था यूरोपियन कंट्रीज़ ने और यूएसए ने, तो इसी तरह वेनेजुला को भी रशिया और चाइना क्या पूरा सपोर्ट करेंगे। आने वाले दिन में देखना होगा कि वेनेजुला की जो ऑयल रिफाइनरी है उस पर सबकी नज़र है, और कौन उस पर अपना कब्ज़ा काबिज़ करता है, यूएसए या चाइना या रशिया। ये अब आने वाले दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले, और इस पर हर एक अपडेट मैं आप तक लेके आऊँगा, ऐसे डिटेल रिपोर्टिंग आप तक लेके आऊँगा, रिसर्च करूँगा, रिसर्च में थोड़ा टाइम जाता है, लेकिन इसी तरह की रिपोर्ट्स मैं आप तक दूंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।